everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is reactivity in chemisorption and catalysis of monometallic nanoparticle, which is taken from MSc Chemistry and the subject is nanochemistry and computer programming. आज का हमारा टॉपिक है reactivity in chemisorption and catalysis of nanoparticles. ठीक है, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है. तो सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. देन रिएक्टिविटी ऑफ फ्री क्लस्टर, इसके अंदर आएगा फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, एग्जांपल मैजिक क्लस्टर्स. नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ मोनोमेटालिक कैटलिस्ट, इसमें आता है फैक्टर अफेक्टिंग एग्जांपल. रिएक्टिविटी इन कीमोसॉर्प्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स एंड मैकेनिज्म. कैटालिसिस बाय नैनोमेटालिक नैनोपार्टिकल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल, फैक्टर्स, एप्लीकेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस. ये ना थोड़ा सा लेंदी होगा. इसमें क्या है ना, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आता है पूरा चारों पॉइंट लिखने तो आप चारों को लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ना पर्टिकुलर एक में आता है. या तो बोल देगा रिएक्टिविटी ऑफ मोनोमेटालिक कैटलिस्ट लिखने तो आपको ये लिखना होगा, या तो बोल देगा रिएक्टिविटी इन कीमोसॉर्प्शन पर लिखने तो ये लिखना होगा. वैसे ही अगर बोलेगा कैटलिसिस बाय नैनोमेटालिक नैनोपार्टिकल तो ये लिखने के लिए. तो इसीलिए ना मैं सबको सम अप करके एक ही वीडियो में बता देती हूँ. आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं. जैसे कि आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी इन कीमोसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन एंड कैटालिसिस ऑफ मोनोमेटालिक नैनोपार्टिकल. ये एमएससी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है. ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना क्या है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें जो केमिसॉर्प्शन होता है, तो केमिसॉर्प्शन होने के कारण उनकी रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो कैटालिसिस होता है उसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या दिया है कि केमिकल रिएक्टिविटी और कैटालिटिक प्रॉपर्टी मोनोमेटालिक नैनो पार्टिकल्स की वो इन्फ्लुएंस होती है उनके पार्टिकल साइज से. इट मीन्स उनके जो पार्टिकल साइज होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके केमिकल रिएक्टिविटी के लिए और कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए. किन की बात हो रही है, तो नैनो पार्टिकल की. और जैसे जैसे नैनो पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है नैनो स्केल में, तो सरफेस साइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो चेंज होती है. तो इसका ना ये पूरा साइज इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें ना मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं नैनो केमिस्ट्री के, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एक्चुअल में ये नैनो केमिस्ट्री में ओवरऑल हर जगह पे यही आता है कि उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. सबका रीज़न यही होता है, बल्क के कंपेरिजन में सबका रीज़न यही होता है कि उसका साइज़ जो होता है वो रिड्यूस होता है. तो सब लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. तो अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं ना, तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं, और उसमें आपको और अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सीक्वेंस से देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हमको 4 टॉपिक पढ़ना है कि फ्री क्लस्टर्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है, मोनोमेटालिक कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी, केमिसॉर्प्शन में रिएक्टिविटी और कैटालिसिस ऑफ मोनोमेटालिक नैनो पार्टिकल, जिसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी प्रॉपर. अगर आपको नोट्स भी रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि जो प्रीवियस और भी वीडियोज़ है ना उसको भी आप जा करके देख लें, क्योंकि अगर वो भी देख लेंगे ना तो और भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी. मतलब ये तो समझ में आएगा, लेकिन वो देखे रहेंगे ना तो ये एकदम ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकदम मतलब प्रीवियस वाले सारे वीडियोज़ और ये ना सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. इट मीन्स अगर आप एक टॉपिक को कर लेंगे ना तो बाकी सारे टॉपिक्स में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया रिएक्टिविटी ऑफ फ्री क्लस्टर्स. फ्री क्लस्टर्स क्या होते हैं, तो ये टाइनी ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यूजुअली 2 से 1000 एटम्स होते हैं. ठीक है, ये अटैच्ड होते हैं किसी भी सरफेस में या फिर बल्क सॉलिड में. मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो तो होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल्स एटम से मिल करके बना होगा, लेकिन वो एटम को जब हम सिंगल कर देंगे, एक एक कर देंगे, जैसे एक यहाँ पे वो है मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐसे एटम से बना होगा. अब ये एटम को पूरा मैं अलग अलग कर दूंगी ना, तो ये जो फ्री एटम्स होते हैं ना उसी को फ्री क्लस्टर्स बोलते हैं. ये फ्री होते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में. जैसे एग्जांपल में है गोल्ड 10 गोल्ड 13. इट मीन्स गोल्ड के 10 एटम्स जो होंगे वो मिलकर के एक क्लस्टर बनाएंगे, और वैसे ही गोल्ड के 13 एटम्स जो होंगे वो मिलकर के एक क्लस्टर बनाते हैं. ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो सिंगल होते हैं और मिलकर के ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, उसी को फ्री क्लस्टर्स बोलते हैं. अब ये फ्री क्लस्टर
क्लस्टर्स में इन के रिएक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है साइज ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो गोल्ड Au8 है ना वो मोर रिएक्टिव होगा बल्क गोल्ड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बल्क गोल्ड जैसे इतना बड़ा साइज का होगा तो Au गोल्ड जो है Au8 है वो तो छोटे छोटे मिलकर के कितना छोटा सा क्लस्टर बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइज स्मॉल हो गया और साइज स्मॉल होगा तो उसका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम जो है वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स क्लस्टर का साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग में दिया है तो ज्योमेट्री एंड शेप। तो डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट जो होता है कि उसका क्लस्टर्स का जैसे 2D 3D या फिर केज लाइक स्ट्रक्चर, उनकी सरफेस साइड डिफरेंट होती है, उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्वांटम कन्फाइनमेंट चेंज करता है एनर्जी लेवल को, मतलब होमो ल्यूमो गैप को वो चेंज करता है, जिसके कारण उसकी जो रिएक्टिविटी है ना वो भी अफेक्ट करती है। अब ये क्वांटम कन्फाइनमेंट चेंज या फिर क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट क्या होता है, तो इसका एक पर्टिकुलर एक लेक्चर है, उसको आप वहाँ पर जा करके और अच्छे से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चार्ज स्टेट। तो कैटायनिक और एनायनिक क्लस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम 13-, ये स्टेबल होता है और ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबल होगा तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। वैसे ही एल्यूमिनियम 13+ रिएक्टिव है और रिएक्टिव है मतलब ये अनस्टेबल है। तो देखो एटम दोनों वही है, क्लस्टर भी वही है, एल्यूमिनियम 13, लेकिन चार्ज चेंज होने के कारण उनकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट इसमें फैक्टर अफेक्ट करता है स्पिन स्टेट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, क्योंकि इन पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा। इट मीन्स क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि फ्री आयन के क्लस्टर्स की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्री क्लस्टर्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हम दो पढ़ेंगे, एक है गोल्ड क्लस्टर और एक है आयरन क्लस्टर। एग्जाम्पल में गोल्ड क्लस्टर में तो बल्क गोल्ड जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता, वो इनर्ट होता है। लेकिन गोल्ड 8 और गोल्ड 25 Au8 एंड Au25 क्लस्टर्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके एटम्स जो होते हैं वो मोर एक्सपोज्ड होते हैं, इनका मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, इनकी बेटर एबिलिटी होती है एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि O2 और CO2। तो इट मीन्स O2 और CO2 के साथ गोल्ड जो होते हैं वो, लेकिन गोल्ड क्लस्टर्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो गोल्ड होता है ना बल्क में वो रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आयरन क्लस्टर दिया है तो आयरन क्लस्टर के लिए भी सेम वही दिया है। आयरन क्लस्टर में एक्चुअल में क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो एक यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन। उस कंपाउंड के बेसिस में हम इसकी रिएक्टिविटी बताते हैं। ठीक है, जिसको मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगी तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, डिपेंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एडिशन रेट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन दी नंबर ऑफ एटम इन आयरन क्लस्टर। यहाँ पे ये कहने का ये मतलब है ना कि जैसे आयरन क्लस्टर में अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं, जैसे एक आयरन क्लस्टर है जिसमें एटम जो है वो 10 है, फिर ऊपर इंक्रीज होगा वो 12 होगा, फिर 16 होगा। तो जैसे जैसे आयरन क्लस्टर के नंबर इंक्रीज होते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और उनमें जो हाइड्रोजन एडिशन रेट है उसका क्या इफेक्ट होता है, ये वाला इस ग्राफ से समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ये नीचे ये एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ आयरन एटम्स को, एंड जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन एडिशन रेट को, एंड जो इधर वाई एक्सिस है राइट हैंड पे वो रिप्रेजेंट कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे देखिए नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एडिशन रेट और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही यहाँ पे इस पोजीशन पे आता है, ठीक है, इट मीन्स वो क्या बोलते हैं, एटम जो है आयरन का आयरन में 18 और एक देता है आयरन में 19। ये 18 और 19 में जैसे ही पहुंचता है ना तो ये नेबरिंग एटम्स है उनके कंपैरिजन में ये डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये ग्राफ क्या बताता है कि कैसे रिएक्टिविटी जो है आयरन क्लस्टर की वो चेंज होते जा रही है जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ एटम को इंक्रीज करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ पे उसका हाइड्रोजन एडिशन
एडिशन रेट और उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जिसमें आयरन 18 और आयरन 19 ये दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएशंस तो है दोनों वैल्यूज़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू जो होती है वो एटम 18 की होती है और एटम 19 की होती है। तो ये ग्राफ ओवरऑल यही शो करता है कि किस तरीके से जब आयरन में एटम का एडिशन हो रहा है आयरन क्लस्टर का, तो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन एडिशन रेट की और जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वो कैसे चेंज होती है, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी आयरन क्लस्टर की हमको पता चलता है हाइड्रोजन एडिशन रेट से और उनकी स्टेबिलिटी हमको पता चलती है आयोनाइजेशन एनर्जी से। इट मीन्स जैसे जैसे आयरन क्लस्टर इंक्रीज हो रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो वही चीज़ जितना छोटा क्लस्टर रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा और जितना बड़ा क्लस्टर बनते जाएगा 30 एटम्स का अगर क्लस्टर बन जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है मैजिक नंबर क्लस्टर्स। मैजिक नंबर क्लस्टर्स मतलब क्या होता है, तो जैसे अभी मैं बताई कि साइज़, अगर क्लस्टर का साइज़ जो है वो यहाँ पे छोटा है फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया साइज़, तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो साइज़ इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि कुछ एटम्स जो होते हैं ना वो बड़े साइज़ होने के बाद भी, लार्ज साइज़ होने के बाद भी स्टेबल होते हैं ना, तो उन क्लस्टर्स के जो नंबर होते हैं ना उन्हीं को मैजिक नंबर क्लस्टर्स बोलते हैं। जैसे कि कुछ क्लस्टर्स जैसे कि एल्यूमिनियम 13, सोडियम 18, इनके क्लस्टर साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल होता है लेकिन फिर भी ये स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं नोबल गैस के जैसे। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लस्टर जो है वो स्टेबल है हाई नंबर होने के बाद भी, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि मैजिक नंबर सोडियम क्लस्टर के लिए इट मीन सोडियम अगर 2 एटम का क्लस्टर है चाहे 8 का हो, 20, 40, 58, 92 का, तो ये हमेशा स्टेबल होगा। वैसे ही जेनॉन के लिए ये नंबर्स दिए हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है, जनरली साइज इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अनस्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी भी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा होने के बाद भी क्या होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिएक्टिविटी ऑफ नैनोमेटालिक कैटलिस्ट। नैनोमेटालिक कैटलिस्ट में रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है ना, इस चीज़ को इसमें देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें कि नैनोमेटालिक कैटलिस्ट होते क्या है, तो नैनोमेटालिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो मेटल ही होते हैं जो कि नैनो स्केल रेंज में होते हैं और इनको यूज़ किया जाता है स्पीड अप करने के लिए केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट का काम ही होता है केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करना, और नैनोमेटालिक बोल रहा है मतलब कि मेटल जो कि नैनो रेंज में होंगे और वही एक्ट कर रहे होंगे एज अ कैटलिस्ट, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होंगे। इनका हाई सरफेस एरिया होता है, बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती है जिनके कारण ये मोर रिएक्टिव होते हैं बल्क मेटल के कंपैरिजन में। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्लैटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर एंड आयरन। तो ये होते हैं नैनोमेटालिक कैटलिस्ट। अब ये नैनोमेटालिक कैटलिस्ट में रिएक्टिविटी का क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी नैनोमेटालिक कैटलिस्ट में। तो नैनोमेटालिक कैटलिस्ट में जो रिएक्टिविटी होती है उनमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है नैनो पार्टिकल का साइज़। नैनो पार्टिकल का साइज़ जितना छोटा होगा सरफेस एटम उतने ही ज़्यादा होंगे, कैटेलिटिक एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट आता है शेप एंड फेसेट, जो डिफरेंट क्रिस्टल फेसेस के लिए डिफरेंट रिएक्टिविटी होगी। फिर नेक्स्ट आता है कंपोजिशन जिसमें आएगा एलॉय नैनो पार्टिकल जैसे कि प्लैटिनम एंड रुथेनियम एंड गोल्ड एंड पैलेडियम, ये इन्हेंस करते हैं कैटेलिटिक पावर को। इट मीन्स अगर कोई नॉर्मल कैटलिस्ट है और कहीं पे एलॉय नैनो पार्टिकल का कैटलिस्ट है तो ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा, इट मीन्स ये ज़्यादा स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट है सपोर्ट मटेरियल, तो कैटलिस्ट को हम सपोर्ट करते हैं ऑक्साइड में जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये भी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड सरफेस जो होते हैं वो मोर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। इट मीन्स कोई भी जो ये वो होते हैं ना कैटलिस्ट होते हैं अगर उनमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होंगे, तो वो सिंगल के जैसे एक है आयरन है और एक मैं अगर ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए आयरन ऑक्साइड ले लेती हूँ Fe2O3 ये ले लेती हूँ, तो ये वाला जो कैटलिस्ट होगा ये ऑक्सीडाइज्ड है तो ये मोर रिएक्टिव होगा और ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ये कैटलिस्ट जो नैनोमेटालिक कैटलिस्ट में रिएक्टिविटी होती है ना वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी इन केमिजॉर्प्शन। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया वो एक था रिएक्टिविटी ऑफ नैनोमेटालिक कैटलिस्ट, कि जो नैनोमेटालिक कैटलिस्ट होते हैं उनमें रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है, और एक जो था वो मैंने बताया उसके बारे में क्या, वही रिएक्टिविटी के इफेक्ट के बारे में फ्री क्लस्टर्स में जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिजॉर्प्शन में रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो केमिजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। इस प्रोसेस में गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं सॉलिड के सरफेस एटम के साथ, मतलब कि नैनोमेटालिक नैनो पार्टिकल के साथ। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता है क्या है ना, केमिजॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो चीज़ होता है। तो जैसे एड्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, तो अगर मैं दो सरफेस ले रही हूँ, इसके अंदर अगर मैं पानी के पार्टिकल्स को डालती हूँ, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स को डालूंगी, तो एक कंडीशन आएगी, ये पूरा अंदर तक इसके मतलब इस तरीके से अगर डालूंगी पानी को तो ये पूरा अंदर भी रहेगा बाहर भी दोनों पे रहता है। ठीक है, ये इसके सरफेस पे भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। तो ये जो एब्जॉर्ब हो गया ना, इसको एब्जॉर्ब बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पानी डालूंगी तो वो सिर्फ ऊपर सरफेस पे रहेगा, अंदर वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये जो सरफेस फिनोमिना होता है ना, इसी को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, वो सिर्फ सरफेस पे रहता है। ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है, ये जैसे सॉलिड का सरफेस है तो लिक्विड या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग को केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। पूरा अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना, वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को ही केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं केमिजॉर्प्शन के, तो सबसे पहले इसमें इंटरेक्शन कैसा होता है, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो केमिकल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड इसकी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। स्पेसिफिसिटी में तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है सर्टेन मॉलिक्यूल और साइड के लिए, इट मीन्स ये सभी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी इसको देनी होगी, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिवर्सिबिलिटी, तो ये इरिवर्सिबल होता है, इट मीन्स अगर एक सरफेस पे अगर इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ना केमिकल बॉन्ड, तो ये दोबारा से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। एंड ये मोनोलेयर, की एक बार अगर पूरे सरफेस पे कवर होके एक लेयर बन गई ना, ऊपर में दूसरी लेयर नहीं बनती है, सिर्फ मोनोलेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ फीचर थे केमिजॉर्प्शन के, तो ये सब प्रेजेंट है वहाँ पे हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे केमिजॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पे केमिजॉर्प्शन हो रहा है अगर नैनोमेटालिक पार्टिकल्स में, तो उसकी रिएक्टिविटी पे क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो जिसके लिए कि स्टेटमेंट आता है कि नैनोमेटालिक पार्टिकल्स है ना, उनकी हाई केमिजॉर्प्शन रिएक्टिविटी होती है। हाई केमिजॉर्प्शन रिएक्टिविटी इट मीन्स कि नैनो पार्टिकल सबसे ज़्यादा केमिजॉर्प्शन को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, तो इसके भी कुछ कुछ रीजंस है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर इसमें क्या दिया हुआ, हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। फैक्टर नहीं मतलब ये बोलेंगे कि जो नैनोमेटालिक पार्टिकल्स है ना, उनके पास हाई केमिजॉर्प्शन रिएक्टिविटी होती है, इट मीन्स वो केमिजॉर्प्शन बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या होता है अच्छे से करने का, तो सबसे पहला रीज़न यही होता है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है ना नैनोमेटालिक पार्टिकल का, वो हाई होता है। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ सरफेस एटम इंक्रीज होते हैं, और सरफेस एटम इंक्रीज होते हैं तो एक्टिव साइट जो होता है वो अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए नैनो पार्टिकल का साइज छोटा होता है। और वहाँ पे सरफेस एटम बहुत ज़्यादा होते हैं, इट मीन्स एक्टिव साइट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एक्टिव साइट होता है इट मीन्स उतना ज़्यादा उसका कीमोजॉर्प्शन के लिए रिएक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज होता है। एंड सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सरफेस एटम जो होते हैं नैनो पार्टिकल के, उनके बहुत कम नेबरिंग एटम्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, तो ये सारे एटम्स जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग करते हैं एड्जॉर्बेट के साथ। ठीक है, इसीलिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर होने के कारण भी ये शो करते हैं हाई कीमोजॉर्प्शन रिएक्टिविटी। सेकेंड आता है क्वांटम साइज इफेक्ट। क्वांटम साइज इफेक्ट में जब मेटल साइज जो होता है वो 10 नैनोमीटर से भी कम होता है तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होती है, इसी को क्वांटम कन्फाइनमेंट बोलते हैं। अब ये एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होती है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट, तो ये सारा चीज़ मैंने ना प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है डेंसिटी जो होती है स्टेट्स की नियर फर्मी लेवल वो अफेक्ट होती है, और स्ट्रांगली मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होते हैं सरफेस के साथ। ठीक है, तो क्वांटम साइज इफेक्ट की वजह से भी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं केमिजॉर्प्शन
ऑक्सीडेशन रिएक्टिविटी शो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सरफेस डिफेक्ट, तो कॉर्नर, स्टेप्स एंड एजेस जो होते हैं नैनो पार्टिकल में वो साइज डिफेक्ट जैसा काम करते हैं, डिफेक्ट साइज जैसा काम करते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन या फिर मिक्स्ड वैलेंस स्टेट जो है वो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को और रिएक्टिविटी के एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण कोई भी एक नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं टूवर्ड्स कीमोजॉर्प्शन। ठीक है, सॉरी कैमीजॉर्प्शन के टूवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, ये सारे इसके फॉलोइंग रीजंस थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैमीजॉर्प्शन और नैनो मेटालिक कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बार बार बता रही हूँ कि नैनो मेटालिक कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी मतलब शो करते हैं टुवर्ड्स कैमीजॉर्प्शन। तो उसका वो होता कैसे है, क्या होता है उसमें, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो पहला स्टेप होता है कि अप्रोच ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2O2 CO ये सब कोई भी हम ले सकते हैं, तो वो नैनो पार्टिकल सरफेस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, जैसे कि ये सरफेस है, नैनो पार्टिकल का सरफेस है। ये सरफेस में क्या होते हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स जाकर के ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है एड्जॉर्प्शन होता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं सरफेस मेटल के साथ। इस तरीके से क्या करेंगे सरफेस मेटल के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये मेटल है, अगर O2 आएगा तो ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, H2 आएगा तो मेटल हाइड्रोजन का होगा, CO आएगा तो मेटल कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा। और जैसे ही इनका बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो जो इंटरनल बॉन्ड है वो वीक होता है। अब जैसे यहाँ पे है एग्जांपल के लिए ये एक है, इसके साथ यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना तो इसका बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाता है वीक हो जाता है, और इसका बॉन्ड जैसे धीरे धीरे वीक होगा, वीक होकर के ये बॉन्ड क्या हो जाता है टूट जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। फिर होता है सरफेस रिएक्शन। अब ये एड्जॉर्ब स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करती है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन में, अब यहाँ पे जैसे कोई है, जैसे ये है सरफेस पे एक एटम होगा, ठीक है, अब ये दोनों आपस में नया बॉन्ड फॉर्म किए हैं, अब ये दोनों क्या होंगे सरफेस से डिटैच हो जाते हैं, उसी को डिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इट मीन सरफेस है, ये सरफेस होता है मेटल, उसका मेटल का नैनो पार्टिकल का कोई भी पार्टिकल आएगा इससे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा आएगा यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये आपस में ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये जो बॉन्ड होता है ना इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ये सरफेस से डिटैच हो जाता है। इट मीन्स ओवरऑल यहाँ पे ये दोनों जो थे अलग अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना नैनो मेटालिक कैटलिस्ट ने अपना सरफेस दिया, अब सरफेस दे करके दोनों का नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया और लास्ट में इन दोनों को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है कैमीजॉर्प्शन का नैनो मेटालिक उसमें कैटलिस्ट में। तो कैमीजॉर्प्शन तो एक्चुअल में यही होता है, लेकिन ये किसके सरफेस पे हो रहा है नैनो मेटालिक के सरफेस पे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं कि नैनो मेटालिक जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स कैमीजॉर्प्शन, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सरफेस एटम बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है और ये ईजिली कैमीजॉर्प्शन को करवा सकता है। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कैटालिसिस बाय नैनो मेटालिक नैनो पार्टिकल की। जो नैनो मेटालिक नैनो पार्टिकल है, पहले तो हम लोग देखें कि फ्री क्लस्टर्स होते हैं जो वो भी रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी उनका भी चेंज होता है। फिर हम सेकंड वहाँ पर देखे थे फ्री क्लस्टर्स के बाद जो था हम लोग उसमें उसको देखे थे क्या बोलते हैं नैनो मेटालिक। हाँ, नैनो मेटालिक जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनमें रिएक्टिविटी देखे थे। फिर हम सेकेंड में यहाँ पे देखे थे कि जो वो होता है कैमीजॉर्प्शन होता है उससे रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क होता है वो देखें। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो नैनो मेटालिक नैनो पार्टिकल हैं वो कैटालिसिस भी शो करते हैं। इट मीन्स वो कैटलिस्ट जैसा भी बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि कैटलिसिस एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब वो कैसे करता है, तो वो एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन को लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, और एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है इट मीन्स वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, EA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसमें अगर कैटलिस्ट ऐड कर दूंगी ना तो वो क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है विथ कैटलिस्ट। ठीक है, WC मतलब विथ कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई
तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये तो छोटा हो गया ना, तो यहाँ से जाने में तो कम टाइम लगेगा और यहाँ से जाने में ज़्यादा टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। और वो कैसे करता है, तो किसी अल्टरनेट पाथवे को प्रोवाइड करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दिया है कि केमिसॉर्प्शन जो है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म रिएक्टेंट को मीट करने के लिए और रिएक्ट, जैसे अभी मैं बताई यहाँ पे केमिसॉर्प्शन हो रहा था, तो यहाँ पे सरफेस में क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलते हैं, मिल करके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और सरफेस रिएक्टिविटी ही उनकी कैटेलिटिक एफिशिएंसी को डिफाइन करती है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन सा कैटलिस्ट नैनो पार्टिकल जो होता है वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म कराता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला दिया है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम का फंक्शन क्या होता है, तो प्लैटिनम जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन डिसोसिएशन। हाइड्रोजन डिसोसिएशन मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कैटलिस्ट गोल्ड नैनो पार्टिकल का वर्क होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे CO था तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया, CO2 हो गया। कैटलिस्ट पैलेडियम नैनो पार्टिकल का क्या रोल होता है, तो ये कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन कराता है। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक हैलाइड को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन कार्बन कपलिंग को एक्टिवेट करता है। कैटलिस्ट निकल नैनो पार्टिकल का काम होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन मतलब जैसे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, ये एल्कीन है ना। अब ये एल्कीन को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन। ये काम करता है, किसका काम होता है, निकल नैनो पार्टिकल का। फिर नेक्स्ट आता है आयरन। तो आयरन किस में वर्क करता है, फिशर ट्रॉप्स सिंथेसिस में वर्क करता है, जिसमें कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोकार्बन चेन का ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये सारे कैटलिस्ट थे। इट मीन्स यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो नैनो मेटालिक नैनो पार्टिकल है ना, वो एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करते हैं और एज अ कैटलिस्ट बिहेव करके वो कैसी कैसी रिएक्शंस को कराते हैं, कहाँ कहाँ पे रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ना, तो ये सारा यहाँ पे एग्जाम्पल जो था वो दिया हुआ था। नेक्स्ट दिया है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैटेलिटिक रिएक्टिविटी में। तो यहाँ पे भी ना सारी चीज़ें वही सेम है। पार्टिकल साइज तो वही, स्मॉलर पार्टिकल होगा तो हायर रिएक्टिविटी होती है, शेप होगा तो अलग अलग शेप होता है तो अलग अलग रिएक्टिविटी में अफेक्ट आता है। कंपोजिशन तो सेम वही चीज़, एलॉय नैनो पार्टिकल ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। सपोर्ट इंटरेक्शन तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ऑक्साइड का सपोर्ट मिलता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर तो टेम्परेचर एंड प्रेशर से दोनों से क्या होता है, स्ट्रेंथ और केमिसॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम किसके बारे में बात करें, नैनो पार्टिकल का बल्क के कंपैरिजन में क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो एक ही तो डिफरेंस आ रहा है ना, साइज छोटा। अब इसी डिफरेंस के कारण जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो उसको शो करता है। ठीक है, इट मीन्स हर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने का रीज़न क्या होता है, उसका साइज़ छोटा होना। ठीक है, तो साइज़ छोटा होता है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ को वो चेंज करता है बल्क के कंपैरिजन में। ठीक है, और सबके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके साइज़ का छोटा होना। ठीक है, एंड लास्ट में ये इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन दिया है कि जिसमें दिया हुआ है कि फ्यूल सेल में प्लेटिनम और पैलेडियम नैनो पार्टिकल को हम यूज़ करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए गोल्ड प्लेटिनम पैलेडियम को हम यूज़ करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में निकल कॉपर नैनो पार्टिकल को यूज़ करते हैं। एनर्जी कन्वर्जन में कैटेलिटिक कन्वर्टर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी डिवाइस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो टॉपिक था ना, ये पूरा नैनो पार्टिकल के लिए ही था। बस डिफरेंस ये था कि उनकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, वो कैसा कैटेलिसिस शो करते हैं, वो कैसा केमिसॉर्प्शन को शो करते हैं, फ्री क्लस्टर्स में उनकी रिएक्टिविटी क्या होता है। तो ओवरऑल पूरा रिएक्टिविटी के बारे में ही दिया था। और आप बार बार ये चीज़ सुन रहे होंगे, साइज डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हर जगह जितना भी है ना, सब जगह आपको यही मिलेगा। बल्क के कंपैरिजन में नैनो पार्टिकल का साइज छोटा होता है, छोटे होने के कारण वो सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है। ठीक है, तो ये अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेंगे तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक भी लिखेंगे तो भी आपके लिए इतना काफ़ी होगा। अगर पूरा लिखेंगे तो भी सही होगा। जितना आपको पूछा जाएगा ना एग्जाम में, आप उस हिसाब से इस नोट्स को लिख सकते हैं। मैंने क्या इसको पूरा बना दिया है सम अप करके। अगर आपसे कोई एक टॉपिक पूछता है तो आप उसको एक में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी वीडियोज़ अगर चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके लिए एक यूज़फुल कि आपको इजी हो टॉपिक सर्च करने में, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने उसमें क्या किया ना, अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड
अपलोड किए हैं, तो उनका सम अप करके ना मैंने पूरा लिख दिया उसमें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक्स को मैंने अपलोड किया है, जिससे आपको वहाँ पे क्लियरली टॉपिक्स पूरे दिख जाएंगे कि किस किस टॉपिक से मैंने अपलोड किया है। अगर वो कम्युनिटी पोस्ट आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, तो मैं उसको भी आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसमें अगर आपको पूरे टॉपिक्स दिख जाएंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगी, आपको ज़्यादा ढूंढना भी उसमें नहीं पड़ेगा। और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मेरे को मेल में मैसेज कर सकते हैं, और वहीं पे अगर मेल भी अगर आपको नहीं मिल रहा है कहाँ पर है, तो वहीं कम्युनिटी पोस्ट में या तो कमेंट सेक्शन पे ही आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको मेल भी अपना प्रोवाइड कर दूँगी एंड आपको प्रॉपर नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।